Hi friends, this is Dr. Benazir Ahmed and I welcome you back to my channel Dr. Benazir Explains। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो इस दौर में बहुत ही कॉमन वजह हो गई है गायनी विजिट्स की। ये टॉपिक है इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी को डिफाइन करने के लिए हस्बैंड और वाइफ के बीच में अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स होना चाहिए और उसके बावजूद अगर 1 साल के बाद भी प्रेगनेंसी नहीं ठहर रही है तो उसे इनफर्टिलिटी कहते हैं। इनफर्टिलिटी की इन्वेस्टिगेशन कब करवानी चाहिए? यहाँ पे फीमेल की एज बहुत मैटर करती है। अगर वाइफ 35 इयर्स से कम उम्र की है तो 1 साल कि अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के बाद भी अगर नहीं प्रेगनेंसी ठहर रही है तो आपको गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। लेकिन अगर आपकी एज मतलब वाइफ की एज 35 या उससे ज़्यादा है तो जनरली 6 मंथ्स तक कोशिश करने की सलाह दी जाती है और अगर 6 मंथ्स के कोशिश के बावजूद भी आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं तो बेहतर है कि आप अपने डॉक्टर से मिलें, क्योंकि 35 इयर्स एक ऐसी हॉलमार्क एज मानी जाती है फीमेल लाइफ स्पैन में, रिप्रोडक्टिव लाइफ स्पैन में, जब कि जो डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ फॉलिकल्स होते हैं वो काफ़ी स्टीप हो जाती है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फीमेल इनफर्टिलिटी के बारे में और क्या क्या वजह हो सकती है एक फीमेल की प्रेगनेंसी नहीं ठहरने। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि प्रेग्नेंट होने के लिए इंटैक्ट एनाटॉमी ऑफ कंप्लीट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ज़रूरी। तो पहले हम जानते हैं कि एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से इम्पॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। ये आप जो डायग्राम देख रहे हैं इसमें नंबरिंग की हुई है। तो नंबर 1 है ओवरी, नंबर 2 है फैलोपियन ट्यूब, नंबर 3 है यूट्रस, नंबर 4 है सर्विक्स और नंबर 5 है वजाइना। तो ये पार्ट्स में से कहीं पे भी कुछ भी अगर डिसऑर्डर रही या प्रॉब्लम रही तो प्रेगनेंसी की ठहरने में मुश्किल हो सकती है। आगे बढ़ने से पहले कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हम जानते हैं कि अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स किसे कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि हस्बैंड और वाइफ दोनों में से कोई भी किसी भी तरह की कॉन्ट्रासेप्शन या बच्चे रोकने की कोई भी उपाय इस्तेमाल नहीं कर रहे। दूसरी चीज़, उनकी इंटरकोर्स या सेक्स करने की फ्रीक्वेंसी कम से कम 2 या 3 दफ़ा हर हफ्ते हो रही हो। दूसरी बात, इनफर्टिलिटी प्राइमरी भी हो सकती है और सेकेंडरी भी हो सकती है। प्राइमरी इनफर्टिलिटी का मतलब होता है कि उस महिला को कभी भी प्रेगनेंसी नहीं हुई है, मतलब कोई अबॉर्शन भी ना हुआ है, कोई एक्टोपिक भी नहीं हुई है, किसी भी तरह की प्रेगनेंसी उस लेडी को नहीं हुई है तो उसे हम प्राइमरी इनफर्टिलिटी। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी तब कहते हैं जब पहले वो लेडी कभी भी प्रेग्नेंट हो चुकी हो, चाहे वो प्रेगनेंसी एक लाइव बर्थ पे रिजल्ट की हो या प्रेगनेंसी अबॉर्ट की हुई हो। अगर वो कभी प्रेग्नेंट हुई है लेकिन उसके बाद उनकी प्रेगनेंसी नहीं ठहर रही है तो उसे सेकेंडरी इनफर्टिलिटी कहते हैं। फीमेल इनफर्टिलिटी एट्रीब्यूट्स टू अबाउट 40% ऑफ द टोटल कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी, हस्बैंड और वाइफ को मिलाकर। अब हम डिस्कस करते हैं कॉजेज ऑफ फीमेल इनफर्टिलिटी, जिसमें सबसे डिस्कस करेंगे कि ओवरीज से रिलेटेड क्या कॉजेज हो सकते हैं। तो ओवरीज का बेसिक फंक्शन है एग्स प्रोड्यूस करना और उस एग्स को रिलीज करना ताकि वो फैलोपियन ट्यूब में जाए। तो कोई भी ऐसी प्रॉब्लम, कोई भी ऐसी बीमारी जो एग्स के बनने में या एग्स को रिलीज करने में रुकावट डालती है तो वो एक इनफर्टिलिटी की वजह बन सकती है। मोस्ट कॉमन ओव्यूलेशन डिसऑर्डर आज के ज़माने में देखा गया है पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। काफ़ी सारे फीमेल्स विमेन इस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं और इनफर्टिलिटी उनकी बहुत ही कॉमन कंप्लेंट होती है। तो
उसके अलावा हार्मोनल प्रॉब्लम्स जैसे थायराइड के डिसऑर्डर्स, जैसे प्रोलैक्टिन के डिसऑर्डर, मतलब प्रोलैक्टिन भी एक हार्मोन है जो अगर वो बढ़ जाती है तो वो एग रिलीज करने में प्रॉब्लम करती है। हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी डिसऑर्डर, मतलब हमारे ब्रेन में हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी दो अंग होते हैं जो कि ओव्यूलेशन मतलब एग रिलीज होने में एक बहुत ही अहम हिस्सा निभाते हैं। तो उसके डिसऑर्डर या उसके डिसफंक्शन के वजह से भी ओव्यूलेशन होने में प्रॉब्लम होती है। प्राइमरी हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एमेनोरिया जिसे कहते हैं, बहुत ही रेयर है, ये कॉज होता है कॉलमन सिंड्रोम जो कि रेयरली देखा जाता है। बट सेकेंडरी हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एमेनोरिया बहुत सारे लाइफस्टाइल फैक्टर्स की वजह से होता है। जैसे अगर आपको एक्सेसिव स्ट्रेस है किसी वजह से, अगर आपके वेट इश्यूज है, या तो एक्सेसिव वेट है, या तो लो बीएमआई है, नॉर्मल से कम है, या ओवरवेट ओबेसिटी में है, तो ये भी आपके ओव्यूलेशन में प्रॉब्लम देती है। अगर आपको कोई ईटिंग डिसऑर्डर है, अगर आप बहुत ही ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, तो ये सारे वजह से आपके ओव्यूलेशन में प्रॉब्लम हो सकता है और आपको पीरियड्स नहीं हो सकती है, जो कि एक इनफर्टिलिटी होने का कारण बढ़ सकता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस भी एक अलग कॉज हो सकता है ओव्यूलेशन डिसऑर्डर का। तो ये सारे इम्पॉर्टेंट कॉजेज हो गए, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, थायराइड डिसऑर्डर्स, प्रोलैक्टिन डिसऑर्डर्स और ऑफ कोर्स लाइफस्टाइल फैक्टर्स। नेक्स्ट आते हैं हम फेलोपियन ट्यूब पे। ये फेलोपियन ट्यूब होता है जो ओवरी से एग को रिसीव करता है और फिर वो एग फेलोपियन ट्यूब के एम्प्यूला में वेट करता है कि कोई स्पर्म आकर उसे फर्टिलाइज करे। जब ये फर्टिलाइजेशन अगर नहीं होती तो ये एक डिजेनरेट होते हैं और बहुत सारे चेंजेस होते हैं और फिर वो पीरियड्स के फॉर्म पे वो निकल जाता है। तो ट्यूबल ब्लॉकेज, जो कि कोई ट्यूबल सर्जरी के वजह से हो सकता है, ट्यूबल एडहेशन मतलब कोई सर्जरी के वजह से भी एडहेशन हो सकता है, या एक प्रॉब्लम होती है एंडोमेट्रियोसिस, उसके वजह से भी काफ़ी सारे एडहेशंस होते हैं। तो ये एडहेशंस के वजह नॉर्मल एनाटॉमी ट्यूब की बिगाड़ सकती है, जिसके वजह से हो सकता है वो ट्यूब एग्स को ना कलेक्ट कर पाए, या तो एग्स कलेक्ट करने के बाद भी वो उस जगह पे ना पहुंच पाए जहाँ पे उसे फर्टिलाइज होना है। तो इन्फेक्शन ऑफ द ट्यूब सच एज ड्यू टू एनी pelvic inflammatory disease, chlamydia, ट्यूबल ब्लॉकेज ड्यू टू एंडोमेट्रियोसिस, कोई अदर पेल्विक सर्जरी हुई हो, या कोई फाइब्रॉइड यूट्रस जो कि ट्यूब्स पे अपना प्रेशर देकर उसे ब्लॉक कर रही हो। तो ये सब वजह होते हैं ट्यूबल इनफर्टिलिटी के। ओव्यूलेशन और ट्यूबल फैक्टर्स ये दोनों सबसे कॉमन कॉज देखी गई है एक महिला के प्रेग्नेंट ना होने में। अब आते हैं यूट्रस पर। यूट्रस वो पार्ट है जिसके थ्रू स्पर्म ट्रैवल करता है और फेलोपियन ट्यूब रीच करता है ताकि वो एग को फर्टिलाइज करे, और जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो वो एम्ब्रायो फॉर्म होता है और फिर वो यूट्रस के वॉल पे जाकर इम्प्लांट करता है और फिर बाद में वो जाकर एक बेबी बनता है। तो अगर यूट्रस में कोई भी दिक्कत हो, सबसे पहली दिक्कत जो हम देखते हैं, अगर कॉन्जेनिटल एब्सेंस ऑफ यूट्रस हो, मतलब कि आपकी यूट्रस बनी ही नहीं हो, या कोई एनाटॉमिकल डिफॉर्मिटी हो यूट्रस में, तो प्रेग्नेंट होने में काफ़ी बार प्रॉब्लम होती है। सेकेंडली, अगर यूट्रस की जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग हो वो किसी हार्मोनल कॉज की वजह से नहीं ठीक से बन रही हो, तो भी वो प्रेगनेंसी होने में दिक्कत हो सकती है। एंडोमेट्रियल थिकनेस मोर देन 9 सेंटीमीटर कम से कम होना चाहिए ओव्यूलेशन से पहले, ताकि वो प्रेग्नेंट होने में हेल्प करे।
अगर किसी भी वजह से यूट्रस की जो स्पेस है वो कम हो रही हो या वो ब्लॉक हो रही हो, जैसे कि फाइब्रॉइड, जो सब म्यूकस फाइब्रॉइड होती है, जो यूट्रस के अंदर तक ग्रो करती है, वो जो यूट्रस का स्पेस होता है उसके अंदर तक ग्रो करके उसको ब्लॉक कर सकती है, या तो एंडोमेट्रियम में डिफेक्ट ला सकती है जिसके वजह से इम्प्लांट नहीं हो पाता है। तो ये सब एक इनफर्टिलिटी की कॉज बन सकती है। जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस इंडिया में बहुत ही कॉमनली देखा गया, स्पेशली रूरल एरियाज में। तो इस इन्फेक्शन के वजह से यूट्रस में काफ़ी सारे इन्फ्लेमेशन हो जाती है और वो प्रेगनेंसी ठहरने में दिक्कत पैदा करती है, जिसे कहते हैं ट्यूबरकुलर एंडोमेट्राइटिस। अगर एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेशिया भी हो किसी वजह से, तो भी वो इनफर्टिलिटी की एक कॉज बन सकती है। एशरमैन्स सिंड्रोम, ये होता है इतने ज़्यादा अधेशंस यूट्रस के स्पेस में, इतने सारे अधेशंस होते हैं जिसके वजह से प्रेग्नेंट होना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। एशरमैन सिंड्रोम बहुत बार अबॉर्शन के बाद जो सर्जिकल प्रोसीजर किया जाता है सफाई करने के लिए, अगर वो प्रॉपरली नहीं की जाए, अगर वो बहुत ज़्यादा डीप जाकर उसकी सफाई की जाए, तो उसके वजह से यूट्रस के अंदर काफ़ी सारे अधेशन होते हैं जो सेकेंडरी इनफर्टिलिटी की एक इम्पॉर्टेंट कॉज बन सकती है। एंडोमेट्रियल पॉलिप भी हाइपरप्लेशिया ही एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेशिया के वजह से भी वो एक पॉलिप बन सकती है जो कि एनाटॉमिकल डिफॉर्मिटी कॉज कर सकती है और एंडोमेट्रियम को सपोर्टिव नहीं रखती है प्रेगनेंसी के लिए। तो ये भी एक कॉज बन सकता है इनफर्टिलिटी इन अ फीमेल का। लगभग 10 से 15% केसेस में यूट्राइन फैक्टर ऑफ इनफर्टिलिटी देखी गई है। नेक्स्ट हम आते हैं सर्विक्स पे। इंटरकोर्स के बाद सर्विक्स के थ्रू स्पर्म्स ट्रैवल करती है यूट्रस में और फिर यूट्रस से फैलोपियन ट्यूब में जाती है। तो अगर सर्विक्स में जो म्यूकस होती है, जैसे सर्वाइकल म्यूकस कहते हैं, अगर वो किसी भी तरह से स्पर्म की एंट्री को इनहिबिट करती है या स्पर्म की एंट्री को रोकती है, या स्पर्म की मोटिलिटी मतलब उसकी आगे बढ़ने की क्षमता को कम करती है, या स्पर्म के डैमेज में अगर म्यूकस में ऐसे कोई सब्सटेंस हुई जो स्पर्म्स को डैमेज करती है, तो वो एक इनफर्टिलिटी की वजह बनती है। तो स्कैंटी म्यूकस मतलब कम म्यूकस होना, या थिक म्यूकस होना, या म्यूकस में कोई बैक्टीरिया होना, एंटीस्पर्म एंटीबॉडीज होना। सर्वाइकल स्टेनोसिस, किसी भी वजह से अगर सर्विक्स की जो ओपनिंग होती है वो बंद रहे, तो ऑब्वियसली एंट्री ऑफ स्पर्म तो पॉसिबल नहीं है, तो प्रेगनेंसी भी नहीं हो पाएगी। सर्वाइकल ऑब्स्ट्रक्शन ड्यू टू सर्वाइकल फाइब्रॉइड अगर किसी भी तरह से सर्विक्स के ओपनिंग को ऑब्स्ट्रक्ट कर रही है, तो भी स्पर्म की एंट्री पॉसिबल नहीं है। अब हम आते हैं वजाइनल कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी पे। तो अगर कोई वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो रही हो वजाइना में, जिसके वजह से स्पर्म्स डिपॉजिट ना हो पाए सर्विक्स के ओपनिंग पे, या तो इंटरकोर्स करने में दिक्कत हो, मान लीजिए अगर वजाइना में सेप्टम हो, ये बहुत फीमेल्स में होता है, पैदाइशी प्रॉब्लम होती है वजाइनल सेप्टम, या जो कि वजाइना में ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर सकता है, तो इसके वजह से सेक्स करने में भी दिक्कत होती है, और अगर सेक्स होती भी है तो ये स्पर्म्स को डिपॉजिट सही जगह पर होने नहीं देती है, जिसके वजह से इनफर्टिलिटी की कॉज बन सकती है। कोई वजाइनल ट्यूमर हो, वो भी एक कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी हो सकता है। नेक्स्ट हम आते हैं पेरिटोनियल कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी। इसके मोस्ट कॉमन कॉज है एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस बेसिकली एक प्रॉब्लम होती है जहाँ पे यूट्रस के ग्लैंड और स्ट्रोमा वो आउटसाइड द यूट्रस कहीं भी बनने लगते हैं, तो उसे कहते हैं एंडोमेट्रियोसिस। तो इसके वजह से एडहेशंस हो सकते हैं, पेल्विक एडहेशंस हो सकते हैं, ट्यूब्स के एडहेशन हो सकते हैं, ट्यूब्स फैलोपियन ट्यूब्स की डिस्टॉर्शन हो सकती है, उसकी एनाटॉमी बिगड़ेगी, तो फिर वो फीमेल इनफर्टिलिटी की एक कॉज बन जाएगी। ओवरीज पे भी इसकी असर होती है। चॉकलेट सिस्ट ऑफ ओवरी,
या कोई उस जिसे एंडोमेट्रियोमा भी कहते हैं, अगर ओवरीज में ओवरीज के इनफर्टिलिटी का भी कॉज बन सकती है, ट्यूबल फैक्टर ऑफ इनफर्टिलिटी का भी एक कॉज बन सकता है एंडोमेट्रियोसिस। और फाइनली आती है अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी। अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी तभी कहेंगे जब हर एक जांच या हर एक टेस्ट फीमेल की नॉर्मल आई हो, इनफैक्ट मेल की भी नॉर्मल आई हो, फिर भी कहीं पे कोई एक वजह है जो कि इनफर्टिलिटी की एक रीज़न बनती है। तो ये डिस्कशन के बाद इम्पॉर्टेंट कॉजेज़, जो सबसे इम्पॉर्टेंट कॉजेज़ होती है इन जनरल फीमेल इनफर्टिलिटी की, वो हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले होगी एज, जैसे मैंने पहले भी अपने वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है। एज 35 ईयर्स तक देयर इज डिक्रीज इन द नंबर ऑफ फॉलिकल्स, क्वालिटी में और क्वांटिटी में, लेकिन 35 ईयर्स के बाद ये डिक्लाइन काफ़ी स्टीप हो जाता है, मतलब काफ़ी जल्दी जल्दी ये डिक्लाइन होना स्टार्ट करता है। सेकंड हो गई आपकी लाइफस्टाइल रिस्क फैक्टर्स। मैंने पहले भी वीडियो में डिस्कस किया हुआ है जो लाइफस्टाइल रिस्क फैक्टर्स के वजह से आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे। उसमें एक स्ट्रेस जो मैंने नहीं बताया था, उसे मैं स्ट्रेस करना चाहूँगी इस वीडियो में कि स्ट्रेस इज़ ऑल्सो अ वेरी इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी। लाइफस्टाइल रिस्क फैक्टर्स जिसे आप मॉडिफाई कर सकती हैं, तो इस पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अब डिसऑर्डर्स पे आए तो पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम बहुत कॉमन है, यूट्राइन फाइब्रॉइड बहुत कॉमन है, ट्यूब्स की इन्फेक्शन या सैल्पिंजाइटिस जो कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ या किसी भी बैक्टीरिया सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के वजह से हो सकती है। एंडोमेट्रियोसिस जैसे कि मैंने बताया, ट्यूबल एडेशंस, ट्यूबल किंकिंग, डिस्टॉर्शन ऑफ एनाटॉमी कॉज कर सकती है, पेल्विक एडेशन कॉज कर। थायराइड डिसऑर्डर भी वन ऑफ द कॉमन कॉजेज ऑफ फीमेल इनफर्टिलिटी है। करेक्शन ऑफ अ सिंपल थायराइड डिसऑर्डर कैन लीड यू टू प्रेगनेंसी। एंड आई होप कि ये वीडियो से आपको काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन मिली होगी और एक ओवरव्यू मिल गया होगा कि प्रेग्नेंट नहीं होने की कहाँ कहाँ पे क्या क्या कॉजेज़ हो सकती हैं। तो अपना ख्याल रखिए, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर, गुड बाय।